Hello everyone. I know it's a little late, but finally I am here with the next lecture. And the next lecture is about the important compounds of D block elements, specifically D block elements, क्योंकि F block elements के बारे में अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं है. इन दिनों में कहाँ रहा, क्या किया, उसकी भी बात होगी बाद में. अभी पहले ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया जाए. So this is the point of prime importance now. K1O4, K2Cr27, K2MnO4, K2Cr4, इन चार कंपाउंड का जिक्र हमने शायद लास्ट लेक्चर में किया था. नहीं किया तो अब कर देते हैं. चार इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसमें से दो की डिटेल सबसे ज्यादा आपको पढ़नी है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, important compounds of D block elements. D block के जो एलिमेंट्स हैं उनके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आपको पढ़ना है. एलिमेंट्स बहुत से हैं D ब्लॉक में, याद कीजिए. 4 complete series of D block elements are there. 3D, 4D, 5D, 6D, total 40 elements हैं. लेकिन 3D को एम्फेसाइज सबसे ज्यादा किया जाता है स्कैंडियम टू जिंक. उसमें भी दो एलिमेंट मैग्नीज और क्रोमियम के कंपाउंड्स जो एग्जैक्टली मिड में आते हैं, इफ नॉट एग्जैक्टली देन अप्रॉक्सीमेटली मिड में आते हैं. तो क्रोमियम और मैग्नीज इन दो के कंपाउंड्स को पढ़ने जा रहे हैं. सो 4 कंपाउंड्स. क्रोमियम पहले आता है इसलिए हम क्रोमियम की बात कर लेते हैं पहले. और क्रोमियम के दो कंपाउंड्स हैं K2Cr4 and K2Cr2O7, and K2Cr27 is of more importance. Then there are compounds of manganese, again K2MnO4 and KMnO4, potassium permanganate. नाम तो सुना ही होगा. KMnO4 is here of more importance. तो कंपाउंड तो हम चार का जिक्र करेंगे, लेकिन डिटेल स्टडी जो हम करेंगे वो सिर्फ K2Cr27 और KMnO4 का ही करेंगे. अच्छा, इन दो कंपाउंड्स के पढ़ने में बाकी के जो दो कंपाउंड्स हैं उसकी स्टडी हो जाती है. तो उसको एडिशनली कुछ हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो इन कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे क्या. फर्स्ट, प्रिपरेशन, structure, and physical properties, and then chemical properties, which is of prime most importance. ये chemical properties KMnO4, K2Cr27 का redox reaction कि जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनको कवर करता है. रेडॉक्स टाइट्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. उनके क्वेश्चंस को भी लेके ये बैठा हुआ है. तो जब आएगा ये टॉपिक तो उसके बारे में और कहानियां सुनी जाएंगी. फिलहाल हम शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ K2Cr27 एंड KMnO4. देखिए, दोनों कंपाउंड्स को हम पैरेलली पढ़ेंगे. दोनों की प्रिपरेशन एक साथ, दोनों का स्ट्रक्चर एक साथ, दोनों के रिएक्शंस एक साथ, क्योंकि क्वेश्चंस भी जो पूछा जाता है वो कंपैरेटिव स्टडी से ज्यादा इजीली सॉल्व हो सकते हैं. अदरवाइज हम एक तरफ K2Cr27 का पूरा पढ़ लें, प्रिपरेशन स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी, फिर KMnO4 को पढ़ लें, प्रिपरेशन स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी, फिर कंपेयर करें. वो थोड़ा सा टीडियस होता है प्रोसेस, क्योंकि एक चीज आपने पहले पढ़ी है, एक चीज बाद में पढ़ी है, और जब बाद वाला पढ़ रहे हैं तो पहले वाला भूल चुके होते हैं. ऐसा होता है ना जीवन में. तो जब बाद वाला पढ़ते हैं पहला भूल चुका है तो कंपैरिजन का सवाल ही नहीं उठता है फिर. तो इसलिए हम साथ साथ पढ़ेंगे और हर प्रॉपर्टी पे कंपैरिजन करेंगे. तो आइए पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ K2Cr27 एंड KMnO4. क्रोमियम मैग्नीज के पहले रखा जाता है, इसलिए K2Cr27 को हम पहले पढ़ लेते हैं.
देखिए दोनों की प्रिपरेशन में हर बात जो लिखवाने जा रहे हैं वो एक पोटेंशियल क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन एग्जामिनेशन में बहुत मुश्किल पैदा कर देता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप डी एंड एफ ब्लॉक को पढ़ के तुरंत नहीं गए होंगे, अभी पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप साल भर बाद एग्जामिनेशन देने जाएंगे लगभग, और उसके बीच में आप पूरा फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ्स, जो भी आपका एग्जामिनेशन का सिलेबस है आप पूरा का पूरा पढ़ते हैं। और लास्ट टाइम जब रिवीजन किसी को केमिस्ट्री में करना होता है तो वो परेशान होता है आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए, थर्मोडायनेमिक्स के लिए, एसिडिक बेसिक नेचर के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक के लिए लोग परेशान नहीं होते ज्यादा, जबकि नंबर उतना ही मिलता है, क्वेश्चन उतने ही पूछे जाते हैं, और जो सबसे बढ़िया आप स्कोर कर सकते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर ये परेशानी थोड़ी सी होगी, अभी आप झेल लेते हैं, तो आपका स्कोर जो होगा एग्जामिनेशन वो बेटर हो जाएगा, क्योंकि वास्तव में आपको बाद में टाइम नहीं मिलेगा, और अगर आप लास्ट में इनऑर्गेनिक का रिवीजन करते हैं तो वो सही भी नहीं है। तो लास्ट में रिवीजन उन्हीं पॉइंट्स का करना है जिसमें न्यूमेरिकल है, फार्मूला है, क्वेश्चंस है। तो अभी यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं उसी की बेसिस पर आप डायरेक्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और बीच बीच में आपको रिवीजन करना पड़ेगा कुछ प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व करते हुए, तो वो रिवाइज हो जाता है। फिलहाल टॉपिक पे आते हैं। देखिए K2Cr2 की प्रिपरेशन की जाती है FeCr2O4। दिस इज एक्चुअली FeO and Cr2O3 कंबाइन कर दीजिए तो बन जाएगा FeCr2O4। इसको बोलते हैं क्या, कुछ बोलते ही होंगे। और KMnO4 की प्रिपरेशन करते हैं MnO2 से। देखिए दिस इज क्रोमाइट ओर, तो पहला सवाल यही होता है K2Cr2 is commercially prepared, is commercial method of product की प्रिपरेशन की, is prepared from, तो क्रोमाइट ओर से प्रिपेयर किया जाता है। दिस इज व्हाट पाइरोल्यूसाइड ओर। पाइरोल्यूसाइड के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोल कंसेप्ट का हिस्सा है। पाइरोल्यूसाइड की प्योरिटी के ऊपर स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन पूछा जाता है, इसका HCl के साथ रिएक्शन करा के। फिर ये ब्राउन कलर का ओर होता है, हमने भले ही ब्लू से लिखा है क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज ये कलर क्या होता है नेचर में ब्राउन कलर का, और ये ग्रे ब्लैक कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ग्रे से ब्लैक के बीच में। तो ये तो हो गया स्पीसीज। तो ये पाइरोल्यूसाइड से प्रिपेयर करेंगे और इसको क्रोमाइट से। देखिए क्रोमाइट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो Cr2O3 है, तो इसका मतलब ये +3 स्टेट में होगा, और ऐसे ही MnO2 में देखेंगे तो ये +4 स्टेट में। और हमको बनाना है K2Cr2 इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +6, और KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +7। तो हमको +3 से +6 बनाना है और +4 से +7 बनाना है। ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर अलग अलग है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, FeCr2O4 को पहले कन्वर्ट किया जाता है किसमें, Na2CrO4 में। Na2CrO4 is converted into Na2Cr2O7 and finally it is converted into K2Cr2O7। तो ये 3 स्टेप में कन्वर्जन है। FeCr2O4 यानी क्रोमाइट ओर को पहले Na2CrO4 में कन्वर्ट किया जाता है, कोई रिएजेंट इस्तेमाल किया जाता है, फिर Na2CrO4 से Na2Cr2O7 बनाया जाएगा, इसमें भी कोई रिएजेंट यूज करेंगे, और फिर Na2Cr2O7 से K2Cr2O7 बनाया जाएगा और कोई रिएजेंट यूज करेंगे। तो पहले तो स्टेप्स याद रखिए, किससे क्या कन्वर्ट होता है, कितने स्टेजेस हैं, क्या क्या इंटरमीडिएट कंपाउंड बन रहे हैं, फिर देखेंगे कि रिएजेंट इसमें कौन कौन सा इस्तेमाल होता है। ऐसे ही MnO2 में भी
MnO2 को पहले कन्वर्ट किया जाता है किसमें? K2MnO4 में, और K2MnO4 से इसको KMnO4 बना दिया जाता है। लेकिन इसके KMnO4 बनाने के दो तरीके हैं। एक तो है डिस्प्रोपोर्शनेशन and another is electrolytic oxidation। ये दो पैरेलल तरीके हैं, दोनों से क्या बनेगा? KMnO4। तो पहली बात हमने जानी कि इनके स्टार्टिंग रीजंस कौन कौन से हैं, फिर इनका कन्वर्जन किन किन हालातों से गुजर के ये फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अब देखते हैं कि ये किन रीजंस के जरिए ये चेंजेस लाए जाते हैं। तो देखिए, पहला स्टेप दोनों में ऑक्सीडेशन का है। कैसे? देखिए, यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन +3 था और Na2CrO4 में +6। अगेन Na2Cr7 में भी +6 आएगा। ये रेडॉक्स में सब कुछ पढ़ाया गया है, नहीं तो एक बार करके रिवीजन देख लीजिएगा। तो K2Cr7 यहाँ पर भी 6। इसका मतलब जब आप क्रोमाइड से K2Cr7 बनाते हैं तो सिर्फ पहला स्टेप रेडॉक्स रिएक्शन है, एक तरीके से ऑक्सीडेशन है, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे, और बाकी में सिर्फ नॉन रेडॉक्स चेंजेस हो रहे हैं। यहां पर देखते हैं, यहां पर +4 से हो गया +7, और +7 से यहां पर +4 से हो गया यहां पर +6, और यहां पर +7। तो इसका मतलब पहला भी रेडॉक्स है और दूसरा भी रेडॉक्स चेंज। यहाँ पर +7 वही कंपाउंड, ये भी, तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगा। जिनको नहीं थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है या जो 12th में डायरेक्ट एडमिशन लिए हैं उनके लिए थोड़ा सा बता दें। देखिए, इस पूरे कंपाउंड के ऊपर चार्ज होता है 0। एल्कली मेटल है पोटेशियम। एल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप क्लास 8, 9 से ही पढ़ाया जाता है। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इनके ऊपर चार्ज जो आता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो एक पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज, तो दो पोटेशियम के ऊपर +2 चार्ज हो जाएगा। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट हमको निकालना है, तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेते हैं X। ऑक्सीजन के बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यूजुअली ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमनली -2 आता है। X सब्सटेंस को अलग से बताया जाता है। सो -2 × 4 कितना हो गया? -8, और ये सब मिला के 0 चार्ज आता है। इस वजह से जब आप X की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा +6। इन द सेम मैनर हम बाकी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें तो किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आयरन भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए हमने बता दिया कि FeO और Cr2O3 का मिक्सचर है। FeO इज व्हाट? फेरस ऑक्साइड। इसका मतलब आयरन यहाँ पर क्रोमाइड ओर में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और क्रोमियम +3 स्टेट में होता है। MnO2 में मैग्नीज का वेरिएबल होता है और ऑक्सीजन का -2 रखेंगे तो इसका +4 मिल जाएगा। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट का एक सिंपल सी बात थी, फिर भी बता दिया हमने। अब देखिए, ये जो चेंजेस आ रहा है वो चेंज लाने के लिए रीजेंट कौन सा इस्तेमाल किया गया? तो देखिए, क्रोमाइड को Na2CrO4 में ऑक्सीडाइज कीजिए और चाहे MnO2 को K2MnO4 में ऑक्सीडाइज कीजिए, दोनों के केस में ऑक्सीजन एयर से लिया जाता है। यहां पर भी ऑक्सीजन लिया गया एयर से और यहां पर भी ऑक्सीजन लिया गया एयर से। दोनों में मीडियम एल्कलाइन होता है, लेकिन एल्कलाइन मीडियम अलग अलग रिएजेंट्स के जरिए जनरेट किया जाता है। एल्कलाइन मीडियम जब जनरेट किया जाएगा किसमें? क्रोमाइड के ऑक्सीडेशन में, तो सोडियम कार्बोनेट लेते हैं इन Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट किसका सॉल्ट है? Na+ और CO3 -2, और ये NaOH का डेरिवेटिव है और ये H2CO3 का डेरिवेटिव है। दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड दिस इज वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन अल्कलाइन होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होगा, क्योंकि सॉल्ट का सॉल्यूशन में एसिडिक या बेसिक नेचर अगर आता है तो थोड़ा आता है, और अगर एसिड या बेस के सॉल्यूशन में एसिडिक बेसिक नेचर आएगा तो एसिड और बेस का तो काम ही वही है, इसलिए वो ज्यादा आएगा।
तो ये स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट है, तो स्ट्रॉन्ग बेस का असर ज्यादा होगा। अगर आप बहुत साइंटिफिकली बात कीजिए तो आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ाया जाता है, तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस की वजह से सॉल्यूशन स्लाइटली अल्कलाइन हो जाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट में ऑक्सीडाइज किया गया क्रोमाइड ओर को, किसमें Na2CrO4। यहां पर पोटेशियम नाइट्रेट के प्रेजेंस में एंड KOH के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है, तो इसको बोलते हैं एल्कलाइन ऑक्सीडेशन। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पर Na2CrO4 Na2Cr2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, बस इसका नाम क्या है? दिस इज सोडियम क्रोमेट एंड दिस इज सोडियम डाइक्रोमेट। और वो सोडियम की जगह पोटेशियम आ गया, सो दिस विल बी पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब यहां पर देखिए, जो क्रोमेट है वो एल्कलाइन मीडियम में एग्जिस्ट करता है, मीडियम एल्कलाइन लिया था इसलिए क्रोमाइट का फॉर्मेशन हुआ। क्रोमेट डाइक्रोमेट में किसमें कन्वर्ट होता है? एसिडिक मीडियम में। तो यहां पर एसिडिक मीडियम के लिए H2SO4 ले लेते हैं, मोस्टली H2SO4 लिया जाता है। और सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करने के लिए KCl सॉल्यूशन ले लिया जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl यूज किया जाता है। तो ये तो हो गया रिएजेंट्स तीनों स्टेप में। यहां पर पहला स्टेप में रिएजेंट हो गया, ऑक्सीडेशन यहां पर भी हुआ, एल्कलाइन मीडियम में हुआ। यहां पर बेस ही यूज किया गया, तो ये स्ट्रांगली एल्कलाइन मीडियम, और यहां पर स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम लिया गया, लेकिन दोनों में एल्कलाइन मीडियम, दोनों में ऑक्सीजन के जरिए ऑक्सीडेशन। जब डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, याद कीजिए, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है उसी का रिडक्शन भी होता है। तो अगर यहाँ पर K2MnO4 से KMnO4 के बनने में मैग्नीज ऑक्सीडाइज हुआ है, तो मैग्नीज ही रिड्यूस भी हुआ होगा। तो यहाँ पर रिड्यूस होकर क्या बनाता है? यहाँ पर ये रिड्यूस होकर बनाता है MnO2 अगेन। इसका मतलब कुछ मैग्नीज जो है वो MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब इसमें सारा मैग्नीज KMnO4 में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। जब इसको प्रायोरिटी दिया जाएगा तो दिस इज बेटर मेथड। और अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन है तो यहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। यहां का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +6 से +7, और यहां पर यस +4, सेम। सो दिस इज द चेंज एंड these are the processes। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इसमें नोट करते चलेंगे, वो ये कि हर रिएक्शन में कोई ना कोई बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता रहता है। जैसे अगर हम क्रोमाइट वाले प्रोसेस में देखें तो जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो सिर्फ क्रोमियम ही ऑक्सीडाइज नहीं होता, आयरन भी ऑक्सीडाइज होता है और Fe2O3 बनाता है, जो कि इनसॉल्युबल है और प्रेसिपिटेट कर जाता है। इसके सिवाय जो सोडियम कार्बोनेट लिया है तो वहां से कार्बोनिक एसिड भी बनता है। कार्बोनिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करता है। तो आयरन ऑक्साइड बना और इनसॉल्युबल होने की वजह से क्या हो गया? प्रेसिपिटेट हो गया। इसके सिवाय सेकंड स्टेप में अगर देखिए तो H+ के लिए हमने क्या बोला था? H2SO4 लिया जाता है। तो ये H2SO4 क्या बना लेता है? Na2SO4 .10S2। ये सॉल्ट जो होता है ये सेपरेट हो जाता है। नेक्स्ट Na2Cr2 से K2Cr2 बनाया गया। तो इसका मतलब सोडियम को हटा दिया किसने? पोटेशियम ने। तो यहां पर रिलीज क्या हो जाएगा? NaCl। और ये सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे सेपरेट किए जाते हैं। Na2Cr2 K2Cr2 दोनों की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। और सोडियम और पोटेशियम का जो रोल है, सोडियम डाइक्रोमेट हर वो काम कर सकता है जो पोटेशियम डाइक्रोमेट करता है।
तो पोटेशियम डाइक्रोमेट क्यों बनाया गया, सोडियम डाइक्रोमेट से ही काम क्यों नहीं चलाया गया, एक स्टेप कम हो जाता, प्रोसेस थोड़ा सा कम टीडियस हो जाता। तो ये किस्सा में बताया जाएगा। फिलहाल एक हल्का सा हिंट कर दे रहे हैं कि सोडियम के जो कंपाउंड्स होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, इसलिए वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में सोडियम डाइक्रोमेट की जगह पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रेफरेंसली यूज किया जाता है। सो इट इज बिकॉज ऑफ हाइग्रोस्कोपिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ सोडियम व्हिच इज सोडियम डाइक्रोमेट। तो नोट कर लीजिए इसको प्रिपरेशन के बारे में, और ध्यान रखिएगा कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है, कौन सा डिस्प्रोपोर्शनेशन है, कौन सा नॉन रिडॉक्स चेंज है, कौन से रिएजेंट है, किस सीक्वेंस में चेंज आ रहा है, रिएक्टेंट क्या है, फाइनल प्रोडक्ट क्या है, और इंटरमीडिएट कंपाउंड्स क्या क्या बन रहे हैं। सो इतनी डिटेल्स है इसके सिवाय एक और डिटेल हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कलर के बारे में। जैसे यहाँ पर ब्राउन कलर था, ये ग्रे ब्लैक कलर है। देखिए जो क्रोमेट है उसका कलर कैसा होता है, उसका कलर होता है येलो, ये येलो कलर का सॉल्यूशन रहेगा। और जो डाइक्रोमेट होता है उसका कलर होता है ऑरेंज। ध्यान रखिएगा सोडियम पोटेशियम कलरलेस होता है, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन, नॉट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम आयन पोटेशियम आयन की वजह से कलर नहीं आएगा सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर जो कलर होता है वो डाइक्रोमेट, और दोनों में डाइक्रोमेट है इसलिए दोनों का कलर सेम है। ये भी ऑरेंज है इसका सॉल्यूशन, और इसका भी सॉल्यूशन क्या है ऑरेंज। कैमनोफोर जानते हैं होंगे, नाम क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट, और कलर कैसा होता है पर्पल या वायलेट। ये डार्क कलर का सॉल्यूशन होता है, पढ़ाया था हमने, चार्ज ट्रांसफर इफेक्ट की वजह से इसका कलर आता है, इसलिए इंटेंस कलर होता है। K2MnO4 का जो कलर आता है याद कीजिए पढ़ाया गया है, ये किसकी वजह से होता है, डी ट्रांजिशन की वजह से। बाकी इन तीनों का कलर, क्रोमेट का, डाइक्रोमेट का और KMnO4 का, इनका कलर चार्ज ट्रांसफर इफेक्ट की वजह से आता है, क्योंकि अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में D0 कन्फिग्रेशन में। इसका नाम क्या है, पोटेशियम मैग्नेट। सो पोटेशियम मैग्नेट, और उसके बाद क्या बना, पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट जो होता है वो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन देता है। ठीक है, ये कंपाउंड मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखता है कलर का, लेकिन एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, और कभी कभी जिक्र कर सकता है। A brown compound is treated with the air in the presence of KOH. Compound X is formed, which is green. On disproportionate, it gives what gives Y. अगर ये X है तो ये Y बन गया, ठीक है। Electrolytic oxidation of X also gives the Y. तो इस तरीके के क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई X and Y। तो इस तरीके के क्वेश्चन में कलर कहीं कहीं हेल्प कर देता है, या तो रिएजेंट हेल्प करेगा या तो कलर हेल्प करेगा। तो उसमें कई चीजें दी जाती हैं, कई चीजें पूछी जाती हैं, तो देने में कभी कभी कंपाउंड को XYZ कह के उनका कलर बता देता है, तो कभी कभी हम कलर के बेसिस पे थोड़ा बहुत पहचान कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कलर किसके हैं, क्रोमेट, डाइक्रोमेट और परमैग्नेट, इन तीनों का कलर तो ध्यान रखिएगा। सो इट्स ऑल अबाउट द प्रिपरेशन, नॉट ऑल अबाउट, क्योंकि एक मेथड और है तो यहीं पे मेंशन कर लेते हैं उसको। KMnO4 can also be prepared as, KMnO4 की प्रिपरेशन का एक और मेथड है, याद कीजिए। एक ऑक्सीडाइजिंग एक कंपाउंड होता है H2S2O8, किस नाम से पढ़ा था, मार्शल एसिड के नाम से। मार्शल एसिड का पेरोक्साइड बॉन्ड होता है जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, और ऑक्सीजन का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2। तो -1 से -2 में जब रिड्यूस होगा तो दूसरे को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। तो ये ऑक्सीडेशन H2S2O8 के जरिए भी किया जाता है। तो यहां पर जो रिएक्शन इन्वॉल्व होगा, Mn+2 aqueous is oxidized by S2O8 -2 into what, MnO4 minus
प्लस ये खुद रिड्यूस होकर बना लेता है SO4 माइनस। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग आपको पढ़ाई गई है, एक बार रिवीजन हम आगे भी कराएंगे, तो उसको आप बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। सो नोट ऑल दिस। एक दो बातें और इनके बारे में आप जान लीजिए कि इसको हमने लिखा था बेटर मेथड, सो इट इज कॉमर्शियली यूज्ड। और ये जो पर सल्फेट आयन से मैंगनीज का ऑक्सीडेशन है MnO4 माइनस में, इसका इंपॉर्टेंस ये कि लैब मेथड है। डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन में पहले स्टेप हमने बताया था Fe2O3 इनसॉल्युबल होता है, इसलिए फिल्टर आउट हो जाता है। ऐसे ही Na2SO4.10H2O के क्रिस्टल्स बन जाते हैं लेस सॉल्युबल होने की वजह से। यहां पर भी हमने बोला था थ्योरेटिकली सोडियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे सेपरेट होते हैं, सो दिस इज लेस सॉल्युबल, तो इसको फिल्टर आउट कर लिया जाता है, एंड दिस इज मोर सॉल्युबल। सो पोटेशियम क्लोराइड डालने पर पोटेशियम डाइक्रोमेट बनता है जो कि लेस सॉल्युबल होता है, इसलिए उसको आइसोलेट कर दिया जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2 and KMnO4। द नेक्स्ट ऑक्सो आयन का क्रोमियम और मैग्नीज के अगर मैं स्ट्रक्चर देखना चाहें, 4 ऑक्सो आयन है। कौन कौन से? CrO4 माइनस क्रोमेट आयन। हमने केमिकल बॉन्डिंग में 11th में पढ़ा था, इस तरीके के जब कंपाउंड्स आते हैं जिसमें ऑक्सीजन और एक सेंटर मेटल एटम है, तो जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतने ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ा जाता है और बाकी को डबल बॉन्ड से। तो अगर हम यहां पर क्रोमियम के साथ 4 ऑक्सीजन जोड़ेंगे, टेट्राहेड्रली जोड़ेंगे 1 2 3 and 4, और इससे 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे और 2 ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड, और उन्हीं के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। लेकिन यह नेगेटिव चार्ज किन 2 ऑक्सीजन के ऊपर रहेगा और डबल बॉन्ड किन 2 ऑक्सीजन के साथ रहेगा, ये स्पेसिफिक नहीं है, इसके कैनोनिकल फॉर्म्स बनेंगे। तो डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज की पोजीशन ये वेरी कर सकता है, इसलिए हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे। जब एक ही स्ट्रक्चर बनाना है तो रेजोनेंस हाइब्रिड, तो रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर सब में आ जाएगा। इसके पहले जो बनाया था वो एक कैनोनिकल फॉर्म बनाया था, ऐसे कई कैनोनिकल फॉर्म आप इसके बना सकते हैं, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग करके। जितने इसके कैनोनिकल फॉर्म बनेंगे सब इक्विवेलेंट कैनोनिकल फॉर्म होंगे, इक्वल एनर्जी वाले होते हैं, इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। सो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। पूरा चार्ज कितना था, -2। कितने ऑक्सीजन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, 4 ऑक्सीजन के ऊपर। सो 4 ऑक्सीजन के ऊपर अगर -2 चार्ज आ रहा है तो एक के ऊपर कितना जाएगा, -2/4 यानी -12। तो एक तरीका है, इसको बोलते हैं फॉर्मल चार्जेस। एक तरीका है कि -12 फॉर्मल चार्ज हर ऑक्सीजन के ऊपर लिख दो, और दूसरा तरीका है कि -12 अगर हम हर ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज ऐड करेंगे तो -2 आएगा, तो पूरे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के -2 बाहर लगा दें। हम फॉर्मल चार्ज यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। टेट्राहेड्रल है तो बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, पेरिफेरल एटम सारे एक जैसे हैं, तो इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट रहेगा। बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड। दो डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड मिला के टोटल कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 6 बॉन्ड हो जाएंगे। 4 ऑक्सीजन एटम 6 बॉन्ड्स बना रहे हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा कितना, एक ऑक्सीजन एटम के लिए 6/4 यानी 1.5। सो बॉन्ड ऑर्डर यहां पर है 1.5।
जितने भी क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड है सबका बॉन्ड है 1.5। दूसरा एनायन कौन सा देखना है हमको? Cr2O7-2 डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट में क्या होता है? दो क्रोमियम एटम के बीच में एक ऑक्सीजन होता है और 3 और ऑक्सीजन इससे टेट्राहेड्रली जुड़ जाएंगे, यानी हर क्रोमियम के अराउंड टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाया तो उसके पास 2 लोन पेयर होंगे, 2 नेगेटिव चार्ज है तो एक नेगेटिव चार्ज हम यहां लगा सकते हैं, एक नेगेटिव चार्ज यहां लगा सकते हैं, और बाकी सारा ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। ये 2 बॉन्ड बना चुका है, यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा। 2 बॉन्ड बनाने के 2 तरीके होते हैं, 2 सिंगल बॉन्ड बनाए या एक डबल बॉन्ड। तो जो पेरिफेरल ऑक्सीजन एटम है वो डबल बॉन्ड बनाएंगे और जो सेंट्रल ऑक्सीजन एटम है वो 2 सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज इसी ऑक्सीजन पे जरूरी नहीं है, ये इन 3 ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। डबल बॉन्ड की पोजीशन बदलेगी और नेगेटिव चार्ज की पोजीशन अकॉर्डिंगली बदलती जाएगी, लेकिन इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। तो जब हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो जो पेरिफेरल ऑक्सीजन है उनके बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर और नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो कितने ऑक्सीजन के ऊपर? 6 ऑक्सीजन के ऊपर, 3 यहां पर और 3 यहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक नेगेटिव चार्ज 3 ऑक्सीजन के ऊपर, तो एक के ऊपर बचेगा -1/3। यही इसका फॉर्मल चार्ज भी कहा जाता है। यहां पर भी ऑक्सीजन का -1/3। अगर सेंट्रल ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज पूछा जाए तो वो फॉर्मल चार्ज कितना बताएंगे? 0। अब देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। यहां पर 2 तरीके के ऑक्सीजन क्रोमियम ऑक्सीजन एंगल है, एक ये अल्फा एंड दिस इज द बीटा, या इसको अल्फा कह देते हैं, इसको बीटा, स्पेसिफिक नहीं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। 2 तरीके के बॉन्ड एंगल्स हैं, एक क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम एंगल और दूसरा ऑक्सीजन क्रोमियम ऑक्सीजन एंगल। दूसरा 2 तरीके के क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है, एक इसको मान लीजिए ए, जैसा ये है वैसा ये भी रहेगा, वैसा ये भी रहेगा, और इसको मान लीजिए बी। तो यहां पर अगर हम देखेंगे अल्फा और बीटा में से अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, और ए और बी में से ए इज स्मॉलर देन बी। अल्फा की वैल्यू एनसीईआरटी में दी हुई है 120/60। अलग अलग किताबों में थोड़ा बहुत वेरी कर सकते हैं, 123 भी कुछ किताबों में हमने देखा है। सो 120/60। बीटा का एंगल एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, 110 डिग्री। एक्चुअली 110 डिग्री जिस बुक पे दिया गया है उसमें अल्फा का एंगल 123 डिग्री दिया है, लेकिन अप्रोक्सीमेट एंगल हम कंसीडर करके चलेंगे तो अल्फा यानी क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम वो एंगल ज्यादा है, जबकि इस ऑक्सीजन को देखें तो 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर हम इसका बॉन्ड एंगल देखें तो ये 126 डिग्री आ रहा है, जो कि थोड़ा ज्यादा आ रहा है। उसका रीजन क्या है कि इस ऑक्सीजन से एक बल्की ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर भी बल्की ग्रुप, तो उसके रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा ज्यादा आता है। टर्मिनल ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखते हैं, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर उसका ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, और सेंट्रल ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रखता है तो बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड लेंथ इसका ज्यादा हो जाएगा। तो ये ए और बी ये जो बॉन्ड लेंथ है क्रोमियम ऑक्सीजन के 2 तरीके के, इनका बॉन्ड लेंथ के वैल्यू भी एनसीईआरटी में मेंशन है। ये सारा वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन डाइक्रोमेट में कौन सा एंगल बड़ा कौन सा छोटा है ये रिलेटिव आइडिया होना चाहिए, और कौन सा क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ बड़ा और कौन सा छोटा इसका भी रिलेटिव आइडिया होना चाहिए। एग्जैक्ट वैल्यू भले नहीं याद हो, लेकिन रिलेटिव वैल्यू पता होना चाहिए कौन बड़ा कौन छोटा है। सो ए इज स्मॉलर व्हिच इज ए, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से इसका वैल्यू जो दिया गया है वो 163 पिकोमीटर, और जो बी का वैल्यू दिया गया है वो 179 पिकोमीटर। हर किताब में मोर और लेस यही मिलेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस आपको मिलेंगे, लेकिन बी की वैल्यू हमेशा बड़ा मिलेगा ए से, और अल्फा की वैल्यू हमेशा बड़ा मिलेगा बीटा से। तो ये तो हो गए क्रोमियम के 2 ऑक्सीजन आयंस।
क्रोमेटाइन डाइक्रोमेटाइन लिख देना, वैसे तो जानते होंगे आप, क्रोमेटाइन एंड दिस इज डाइक्रोमेटाइन। दो और एनायन है, कौन कौन से? मैग्नीज की MnO4 -2, what is this? मैग्नेटाइन। मैग्नेटाइन वैसा स्ट्रक्चर बनेगा जैसे CrO4 -2 का बना है, यहां पर हो जाएगा मैग्नीज 1 2 3 एंड 4। अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं तो सब जगह डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा और दो नेगेटिव चार्ज 4 ऑक्सीजन को भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो -12 फॉर्मल चार्ज सबके ऊपर आएगा, सबको ऐड करके टोटल -2 चार्ज आ जाता है ऑक्सीजन। ये सब बॉन्ड ऑर्डर कितने रहेंगे? देखिए यहां पर भी अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो दो ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ के नेगेटिव लगाते हैं और फिर दो को डबल बॉन्ड के साथ जोड़ते हैं। तो यहां पर 6 बॉन्ड बन रहे हैं 4 ऑक्सीजन के साथ जो कि डिलोकलाइज्ड होंगे, तो 6/4 विल द बॉन्ड ऑर्डर सेम एज CrO4 -2, तो 1.5 बॉन्ड ऑर्डर रहेगा। तो फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन का -12 है ईच ऑक्सीजन, और ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाया गया है, क्रोमियम यहाँ पर भी +6 है, यहाँ पर भी +6 है, मैग्नीज यहाँ पर क्या है +6 ही है। अच्छा इसके सिवाय नेक्स्ट कौन सा है? MnO4 माइनस और मैग्नेटाइन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस का ऑक्सीजन आयन है मैग्नीज का। यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर सब जगह आएगा और एक नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा 4 ऑक्सीजन के ऊपर, -1/4। So this is the structure. Tetrahedral bond order. देखिए बॉन्ड ऑर्डर अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 1 2 3 4 ऑक्सीजन है, एक नेगेटिव चार्ज है तो एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा और बाकी सब डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, तो टोटल 7 बॉन्ड बन रहे हैं। 7 बॉन्ड 4 ऑक्सीजन के साथ बन रहे हैं, तो एक ऑक्सीजन के साथ ऑन एन एवरेज बनेगा 7/4। हाउ मच इट इज? 1 पॉइंट कितना बचेगा 7/5। सो बॉन्ड ऑर्डर MnO4 माइनस और MnO4 -2 का कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 1.75 है, यहाँ पर 1.5 है। यहाँ पर बॉन्ड लेंथ MnO की क्या रहेगी? छोटी रहेगी क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, और MnO4 -2 में बॉन्ड ऑर्डर इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा क्या रहेगा? बड़ा। तो यहाँ पर जो कंपेयर किया गया है क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड को सेम मॉलिक्यूल में सेम ऑक्सीजन आयन में दो तरीके के बॉन्ड्स को कंपेयर किया गया, और यहाँ पर तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स में बॉन्ड को कंपेयर किया जाता है। और ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है? +6। यहाँ क्रोमियम क्या है? +6। यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6। और यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7। और खास बात बताई थी MnO4 -2 में जो कलर आता है वो कैसा कलर होता है? ग्रीन। ये कैसा होता है? पर्पल। ये कैसा होता है? ऑरेंज। और ये कैसा होता है? येलो। जब कलर प्रॉपर्टी पढ़ाया था डी ब्लॉक मेटल्स का, तो वहां पर बताया था कि MnO4 -2 का कलर चार्ज ट्रांसफर इफेक्ट की वजह से नहीं आता है। किसकी वजह से आता है? फिर ये आता है DD ट्रांजिशन की वजह से। और बाकी जितने कलर हैं 3 आयंस के, वो कलर जो आते हैं वो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से आते हैं, इस वजह से वो इंटेंस कलर भी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बाद हम क्या बात करेंगे? इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी तक जैसे हमने प्रिपरेशन पढ़ा था, स्ट्रक्चर पढ़ा था, वैसे ही केमिकल प्रॉपर्टी भी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे हम इनकी जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं ब्रॉडली उनको 3 क्लास में हम डिवाइड कर रहे हैं। पहला
थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा रेडॉक्स रिएक्शंस एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि सबसे बड़ा पार्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज का, एंड थर्ड वन इज द अदर इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ K2Cr2 7। KMnO4 के एडिशनल कोई ऐसे रिएक्शंस नहीं जो रेडॉक्स रिएक्शन में थर्मल डिकम्पोजिशन वही इंपॉर्टेंट है, लेकिन K2Cr2 के कई ऐसे रिएक्शंस हैं जो इनमें कवर नहीं होंगे, उसमें भी रेडॉक्स रिएक्शंस आएंगे, लेकिन कुछ जो इसमें कवर नहीं होगा उसको हम अलग से देखेंगे। सो तीन क्लासेस ऑफ रिएक्शन विल बी देयर, थर्मल डिकम्पोजिशन, redox reaction as an oxidizing agent, and then other important reactions of K2Cr2 7। So let's start with the first. Thermal decomposition। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? हीट करके डिकम्पोज कर देना। हम दोनों कंपाउंड को ले लें, K2Cr2 एंड KMnO4, दोनों को हीट कीजिए। देखिए दोनों में कॉमन बात क्या है, आपने क्रोमियम और मैग्नीज दोनों के दो दो सॉल्ट्स पढ़े। ये एक सॉल्ट है जिसको हीट कर रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके कंपाउंड है, इन्हीं की केमिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा पढ़ना है, K2Cr2 KMnO4। जब इसको हीट करेंगे तो इसी मेटल का दूसरा वाला सॉल्ट बन जाएगा। याद कीजिए क्रोमियम का दूसरा सॉल्ट कौन सा पढ़ा था हमने? K2Cr4। और मैग्नीज का दूसरा सॉल्ट कौन सा पढ़ा था हमने? K2MnO4। सो जो दूसरा सॉल्ट है वो बन गया, प्लस इनका सबसे कॉमन ऑक्साइड जो हम पढ़ते हैं वो, तो क्रोमियम में जो कॉमन ऑक्साइड याद कीजिए +3, क्रोमियम का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, मोस्ट कॉमन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, +6 के सिवाय। तो यहां पर Cr2O3 बन जाता है, क्रोमियम का ऑक्साइड। मैग्नीज में जो सबसे डिटेल में हम सबसे ज्यादा कॉमनली पढ़ते हैं वह MnO, क्योंकि इसी से प्रिपरेशन भी होता है किसका? KMnO4। सो MnO। तीसरा ऑक्सीजन गैस लिबरेटर। तो देखिए सेम तरीके की प्रॉपर्टीज, सॉल्ट को हीट करके दूसरा सॉल्ट बन जाता है और कॉमन ऑक्साइड बन जाता है और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। खास बात देखिए ये रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 और मैग्नीज का +7, यहां पर 6 है, यहां पर भी 6 है, ये रेडॉक्स चेंज नहीं है। लेकिन जो क्रोमियम यहां पर आया उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो ये रेडॉक्स चेंज है। और हर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितना होता है? -2, और ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है ऑक्सीजन का? O2 में 0। सो यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन यहाँ पर है एक्चुअली 7 तो एक फार्मूला यूनिट में है। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहें, रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग है, आप उस प्रोसेस से भी कर सकते हैं। हम अभी डायरेक्ट इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख दे रहे हैं। 4 K2Cr2 7 लेने पर फोर ये बन जाएगा और 2 ये बन जाएगा। पोटेशियम हो गया 4 2 8, पोटेशियम देखिए यहीं पे है तो इसलिए इसको बराबर कर लिया। फिर क्रोमियम जो बच गया आ गया, 7 4 जा कितना हो गया? 28 ऑक्सीजन हो गया, 4 4 जा 16, 3 2 जा 6, 6 + 16 22 के बाद जो बच गया ऑक्सीजन वो सारे O2 में चले जाएंगे। यहाँ पर कितना था? 22 के बाद 3 O2 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन में 8 क्रोमियम एटम है और 8 में से 4 में कोई चेंज नहीं है, बाकी 4 में चेंज आया, +6 से +3 कितने का चेंज आया? पर एटम 3 का। तो टोटल चेंज कितना हो गया? 4 × 3 यानी 12। यहां पर 12 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। अच्छा कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर? 7 4 जा 28, 28 में से कितने O2 में गए? 6 ऑक्सीजन एटम। हर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -2। सो -2 × 6 कितना हो गया? 12। तो ऑक्सीजन ने 12 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, -2 से 0 में गया, और क्रोमियम ने उसको गेन किया। इसका मतलब इसका वैलेंस फैक्टर कितना आएगा? K2Cr2 7 का, याद कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व पर फॉर्मूला यूनिट वैलेंस फैक्टर होता है। तो 4 के लिए अगर 12 है
तो 1 के लिए कितना होगा 3, यानी यहां पर जो इक्विवेलेंट वेट आएगा K2Cr27 का वो कितना आएगा m/3। यहां पर देखते हैं KMnO4, ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन, इसका बैलेंस स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन लिखेंगे तो ये 2 होगा, तो ये K2MnO4 में पोटेशियम बैलेंस हो गया। मैग्नीज एक यहां पर आ गया, एक यहां पर आ गया, 4 2 8, 4 and 2 कितना हो गया 6 to 8, ये बैलेंस इक्वेशन होगा। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से यहां पर देखिए +6 में ये रिड्यूस हुआ है, और एक और जगह पर रिड्यूस हुआ है +4 में। दो मैग्नीज में से एक मैग्नीज 7 से 6 में जाता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और एक मैग्नीज एटम 7 से 4 में जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। टोटल इलेक्ट्रॉन का गेन कितना होगा 4 इलेक्ट्रॉन का। 4 इलेक्ट्रॉन का गेन किसके लिए हुआ KMnO4, 2 मोल्स के लिए, 2 के लिए अगर 4 इलेक्ट्रॉन का गेन, इसका मतलब इसका वैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा m/2। तो ये रिडॉक्स मेथड से आप इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। KMnO4 का यहाँ पर m/2 आ रहा है, और यहाँ पर K2Cr27 का m/3 आ रहा है, जो कि यूजुअली आपको रिडॉक्स रिएक्शंस में नहीं मिलेगा। अक्सर लोग KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट बता देते हैं m/5, और K2Cr27 का m/3 गलती से बताते हैं, यहाँ पर वो सही है, और सही ज्यादातर जो केसेस में आता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो m/6 आता है। तो जब रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। तो बात तो सिंपल सी है, लेकिन हीट करके क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, रिडॉक्स चेंजेस कैसे हैं, वैलेंस फैक्टर और इक्विवेलेंट वेट कैसे आ रहा है, ये बातें हमने देख ली। एक और खास बात देखते हैं इसमें, जैसे क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में, हीटिंग which of the following compounds liberates या doesn't liberates ऑक्सीजन गैस। अब 4 कंपाउंड दे देगा, ठीक है, तो किसमें ऑक्सीजन लिबरेट होता है हीट करने पर, डिकम्पोज करने पर, किसमें नहीं होता, दोनों तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यहां पर KMnO4, K2Cr2O7, KClO3, ऑल ऑफ दीज करते हैं। KMnO4 K2Cr27 तो सामने हम देख ही रहे। KClO3 का 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन 2 तरीके से डिकम्पोज करता है हीट करने पर। एक तो KCl बन जाए और ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो जाए, और दूसरा ये डिस्प्रोपोर्शनेट करके बना ले KClO4 एंड KCl। KClO3 का KCl और O2 में जो डिकम्पोजिशन होता है वो MnO2 के प्रेजेंस में होता है। सो MnO2 के प्रेजेंस में KClO3 KCl और O2 में कन्वर्ट होता है, और वैसे डायरेक्ट हीट करने पर ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है। KClO3 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है वो +5 है, सो +5 से ये +7 पहले ऑक्सीडाइज हुआ, और उसी के पैरेलल ये रिड्यूस हो गया -1। सो ये तो KClO3 हीट करने पे ऑक्सीजन देता है, किस कंडीशन में देता है वो अलग बात है। इस तरीके से कई क्वेश्चन सॉल्ट्स में पूछे आते हैं, कई ऑक्साइड्स में पूछे आते हैं। ये तो हमने क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए, लेकिन अगर हम ऑप्शन ही ऑप्शन लिखते चले जाए, इसको नोट कर लीजिए, अगर हम ऑप्शन ही ऑप्शन लिखते चले जाए तो इसमें और क्या हो सकता है। हमने ऑल ऑफ दीज हटा दिया, और इसमें हमने लिख दिया NaNO2 या NaNO3, LiNO3, और भी कई कंपाउंड ले सकते हैं, PbO2, SnO2 या ऑक्साइड्स होते हैं, फिर PbO, ऐसे बहुत से कंपाउंड्स आते हैं। ये सब अलग अलग जगह पे पढ़ाए जाते हैं, लेकिन अब उस बेड़े में ये भी शामिल हो गया। ऑक्सीजन गैस लिबरेट करने वाले 2 रिएक्शन यहां पर देखिए, NaNO3, LiNO3, ये एनॉमलस बिहेवियर एस ब्लॉक में जब पढ़ाते हैं तो वहां पर बताया जाता है।
PbO2, SnO2, ये 11th में जब पी ब्लॉक पढ़ाया जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की डिटेल्स बताई जाती है कि आपके टिन और लेड कहाँ से बिलोंग करते हैं, कार्बन फैमिली से, और इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लेड का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए PbO2 अनस्टेबल है क्योंकि यहाँ पर लेड +4 में है, तो इसको हीट करने पर ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा, SnO2 से ऑक्सीजन गैस लिबरेट नहीं होगा। तो अगर हम देखते जाए तो PbO से नहीं होगा लिबरेट, SnO2 से नहीं लिबरेट होगा, PbO2 से लिबरेट होगा, लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोज करके लिथियम ऑक्साइड बनाता है, NO2 बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है, सो दिस विल लिबरेट। NaNO3 से NaNO2 और O2 बनता है, तो ये भी लिबरेट करेगा, ये भी लिबरेट करते जाता है। यहाँ पर जो नहीं लिबरेट कर रहे हैं वो कम सॉल्ट्स है। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट जो इसका डिस्कशन है केमिकल प्रॉपर्टीज का, हमने जैसा कि बात किया था एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये केमिकल प्रॉपर्टीज हम इसकी पढ़ेंगे। अब आइए देखते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस KMnO4 K2Cr2 के। ये सिर्फ इस चैप्टर के लिहाज से ही नहीं, ये पूरी केमिस्ट्री के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। रेडॉक्स रिएक्शंस की अगर बात करें तो उसमें तो ये एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस के हैं। देखिए K2Cr2 और KMnO4 दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। फर्क क्या है? K2Cr2 acts as oxidizing agent only in acidic medium, whereas KMnO4 acts as oxidizing agent in all kind of medium like acidic, neutral and बेसिक या इसको अल्कलाइन बोलते हैं। तो K2Cr2 सिर्फ एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है और KMnO4 हर मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे तो खुद रिड्यूस होंगे। तो खुद रिड्यूस होके क्या बनाएंगे पहले हम ये देखेंगे, और फिर किसको ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएंगे ये देखेंगे। तो देखिए जो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है वो कैटायन नहीं है, एनायन काम कर रहा है। तो हम इसको अगर आयनिक फॉर्म में लिखें Cr2O7-2 सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम करेगा। देन कम्स द MnO4 माइनस MnO4 माइनस MnO4 माइनस, ये 3 मीडियम लेते हैं एसिडिक मीडियम में। Again acidic medium, यानी सिर्फ H+ देते तो भी चलेगा, कोई एसिड लिख दे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड तो भी चलेगा। फिर यहां न्यूट्रल, न्यूट्रल को ही स्लाइटली अल्कलाइन भी कहा जाता है। And last but not the least, basic और alkaline। लिखने का तरीका बेस दे दिया वो H- लिख दे, न्यूट्रल को लिखने का तरीका है वाटर लिख दे, एसिड को लिखने का तरीका H+ लिख दे या कोई एसिड लिख दे। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे तो खुद क्या होंगे? रिड्यूस। Cr2O7-2 रिड्यूस हो गए, Cr+3 बनाता है एसिडिक मीडियम। MnO4- रिड्यूस हो गए, Mn+2 बनाता है एसिडिक मीडियम। MnO4- न्यूट्रल या स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में जब रिड्यूस होगा तो क्या बनाता है? MnO2। और जब ये स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम में रिड्यूस होगा तो क्या बनाता है? ये बनाता है MnO4-। ये अगर रिडॉक्स चेंजेस है तो किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ, कहां से कहां तक चेंज हुआ वो देख लेते हैं। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 6 से ये +3 तक चेंज हो गया। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 से +2 तक चेंज हो गया। देखिए जहां पर आयनिक कैटायन है तो वहां पर जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। जब कंपाउंड है तो एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट हम अलग से लिख दे रहे हैं। यहां पर
ये भी कंपाउंड है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 4, तो +7 से +4 रिड्यूस हुआ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। एंड यहाँ अगेन क्या था MnO4- इन +7 स्टेट चेंज इनटू व्हाट, यहाँ पर अगर कैलकुलेट करेंगे देखिए क्या गलती हो गई, यहाँ पर ये माइनस से -2 में जाएगा, पर मैग्नेट से मैग्नेट में चेंज होगा, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे सिर्फ 6 मिलेगा। ये तो सबसे पहला स्टेप था, हमने चेंज देखा, क्या देखा चेंज। अब अगर इसको हम बैलेंस करें तो हम पता कर सकते हैं टोटल, देखिए ये रिडक्शन रिएक्शन है, तो यहाँ पर क्या होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करेंगे तो हम इसका बैलेंस इक्वेशन भी लिख सकते हैं। बैलेंस इक्वेशन कैसे आएगा, हम उसको लिख सकते हैं अगर हमको बैलेंसिंग आती है तब, तो हमको तो आती है बैलेंसिंग, अब सवाल आपको आती है कि नहीं आती, 11th में सिखाया गया, फिर से एक बार हम पॉइंट लिखवा दे रहे हैं, उसको अप्लाई करके दिखाएंगे, बाकी में आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा आगे जो क्वेश्चन आएंगे। तो याद कीजिए बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में 2 मेथड्स पढ़ाए गए थे, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को ही हाफ रिएक्शन मेथड कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग अलग बैलेंस किया जाता है। तो ये क्या है रिडक्शन हाफ रिएक्शन से, तो हम इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ही बैलेंस कर सकते हैं। अगर सिर्फ रिडक्शन या सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिया गया बैलेंसिंग के लिए, तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड उसमें एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड तब यूज करते हैं जब कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है, जब रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना है तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड फॉलो करते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या होता है, याद कीजिए आयनिक फॉर्म में पहले इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि आयनिक फॉर्म में लिखा गया है सॉल्ट में से जो कटायन जिसका ऑक्सीडेशन नंबर या एनायन जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है उसको हटा दिया जाता है, जैसे यहां से पोटेशियम हटा दिया गया। आयनिक फॉर्म में लिखने के बाद इसमें स्टेप्स क्या क्या होते हैं, पहला स्टेप बैलेंसिंग ऑफ एटम शोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरा, अब क्या करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन बाय वाटर टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम डेफिशिएंट साइड। जिधर जितना ऑक्सीजन एटम की कमी होगी उधर उतना वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दिया जाता है। बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एज फॉलोज। ये बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन मेथड डिपेंडिंग अपॉन मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कैसे बैलेंस करें। इसलिए याद कीजिए हमने रिएक्शन को देखिए इधर हम रिएक्शन साइड लिख रहे हैं, रिएक्शन में 2 ही साइड होता है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, लेफ्ट और राइट। लेकिन यहां पर जब रिएक्शन साइड लिखेंगे तो हम हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। अगर हाइड्रोजन दोनों तरफ बराबर है या दोनों तरफ नहीं है तो बैलेंसिंग की जरूरत ही नहीं है, इतना सब करने से आप बच जाएंगे। लेकिन अगर हाइड्रोजन दोनों तरफ है, किसी एक तरफ ज्यादा किसी एक तरफ कम है, तो बैलेंस कैसे करेंगे, तो एक है हाइड्रोजन एटम डेफिशिएंट साइड, तो दूसरा क्या हो जाएगा हाइड्रोजन एटम एक्सेस साइड। और अब एसिडिक मीडियम में और दूसरा एसिडिक या न्यूट्रल लिखा जाता है यहाँ पर
बेसिक या इसमें अल्कलाइन लिखा जाता है। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए जिधर जितने हाइड्रोजन एटम की कमी है उधर उतना H+ जोड़ दिया जाता है। हाइड्रोजन एटम डेफिशिएंट साइड में H+ जोड़ेंगे, कितना H+? जितने एटम की कमी है। और एक्सेस साइड में क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ये डैश लगा, वहां पर लकीर भी नहीं खींचनी आपको। बेसिक मीडियम में क्या करेंगे? जिधर जितना हाइड्रोजन एटम कम उधर उतना वाटर मॉलिक्यूल जोड़ेंगे। अब ये गलती हमेशा लोग करते हैं, उनको लगता है कि एक वाटर जोड़ेंगे तब तो 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, उतना दिमाग अभी मत लगाने की जरूरत नहीं है, आगे लगाया जाएगा। जिधर जितना हाइड्रोजन एटम कम है उधर उतना वाटर मॉलिक्यूल जोड़ना है। एक हाइड्रोजन एटम कम था, आपने एक वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दिया तो क्या एक्स्ट्रा जोड़ दिया? एक O और एक H एक्स्ट्रा जोड़ दिया, तो अपोजिट साइड में यानी हाइड्रोजन एटम एक्सेस साइड में OH- जोड़ दिया। तो अब ये हाइड्रोजन एटम बैलेंस भी हो गया, जिधर डेफिशिएंसी थी नेट देखे तो एक हाइड्रोजन एटम इधर जुड़ा। तो इस प्रोसेस में लोग गलती क्या करते हैं? बेसिक मीडियम में सोचते हैं कि जिधर हाइड्रोजन कम उधर OH- जोड़ दें, और एसिडिक मीडियम में जिधर हाइड्रोजन कम उधर H+ जोड़ दें। तो एसिडिक मीडियम का काम बड़ा आसान है। बेसिक मीडियम में जिधर हाइड्रोजन एटम की डेफिशिएंसी है उधर वाटर, और अपोजिट साइड में उतना ही OH- जोड़ देना। अब हम इसी कंसेप्ट को अप्लाई करके इसको सॉल्व करके पहले दिखाते हैं बैलेंस करके, और फिर एक हम बेसिक मीडियम वाला कर देंगे, फर्स्ट एंड लास्ट कर देंगे, और बीच के 2 मेथड्स आपको खुद बैलेंस करने हैं, रिएक्शंस को आपको खुद बैलेंस करना है एज अ प्रैक्टिस। तो हमने यहां पर बात की लेफ्ट साइड में क्या है? Cr2O7-2। राइट साइड में क्या है? एसिडिक मीडियम में। यस, किससे क्या बनता है ये तो पहले मालूम होना चाहिए, फिर हम बैलेंसिंग की बात कर पाएंगे आगे। तो एसिडिक मीडियम में जब डाइक्रोमेट आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, खुद रिड्यूस हो गए Cr+3 बनाते हैं। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अभी बताया था, +6 से +3 में चेंज हो गया। अब देखिए पहला स्टेप, बैलेंसिंग ऑफ एटम शोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है? क्रोमियम का। क्रोमियम यहाँ पर 2 एटम है, यहाँ पर 1 एटम है, यहाँ पर 2 लिख दिए। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बाय, लिखा तो नहीं एटम, यहाँ पर चाहे तो मेंशन कर लीजिएगा, ऑक्सीजन एटम्स बाय वाटर टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम डेफिशिएंट साइड। इधर ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 7, और इधर 0 है। इधर ऑक्सीजन एटम की कमी है, इधर क्या करेंगे? 7s2 जोड़ देंगे। अब दूसरा स्टेप भी हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया दोनों तरफ। अब थर्ड स्टेप, हाइड्रोजन की बैलेंसिंग करनी है। मीडियम क्या है? एसिडिक। ये चेंज एसिडिक मीडियम में आता है। तो कभी कभी आपको चेंज ये कुछ याद रखने हैं, और इसके बेसिस पे चेंज देख के आपको पता चल जाएगा कि मीडियम कौन सा है। तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए H+ जोड़ते हैं। इधर देखिए 0 हाइड्रोजन है, और इधर कितना है? 14। तो इधर हमने कर दिया 14H+। अब ये तो एटम्स की बैलेंसिंग के 3 स्टेप थे। एटम की बैलेंसिंग के स्टेप के बाद आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में चार्ज को अलग से बैलेंस किया जाता है। क्या कहा? एटम की बैलेंसिंग तो हो गई, एटम की बैलेंसिंग से पूरा रिएक्शन बैलेंस नहीं होता है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में पहले हम एटम्स की बैलेंसिंग कर लेते हैं, और फिर चार्ज की बैलेंसिंग के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है? निगेटिव, तो ऑब्वियसली उधर जोड़ा जाएगा जिधर निगेटिव की कमी है। अच्छा, पॉजिटिव का एक्सेस भी निगेटिव की कमी को दिखाता है। बहुत गूढ़ बात नहीं है, बड़ा सिंपल सी बात है। जिधर पॉजिटिव ज्यादा हो या जिधर निगेटिव कम हो उधर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। यहां पर देखिए 2 निगेटिव है, 14 पॉजिटिव है, ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? 12 पॉजिटिव, और इधर 3 2 6 पॉजिटिव। तो देखिए निगेटिव की कमी कहीं नहीं है, लेकिन पॉजिटिव का एक्सेस है। पॉजिटिव का एक्सेस भी निगेटिव की कमी को रिप्रेजेंट करता है। इधर +6, इधर +12, कितना पॉजिटिव इधर ज्यादा है? 6 पॉजिटिव, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। सो दिस इज द बैलेंसिंग इक्वेशन। अच्छा, अब अगर हम इसी लिहाज से इसको देखेंगे तो देखिए बड़ा आसान है ये करना, तो जो थोड़ा सा मुश्किल काम है वो आप कर लीजिएगा, या चलिए अभी कर देते हैं, सारे बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, तो जीवन में बहुत से रिएक्शन आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेगा। यही रिएक्शन 3 दिन के बाद आपको खुद
प्रैक्टिस के लिए लगने लगेगा, क्योंकि सब भूल जाता है प्रोसेस। तो देखिए इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। MnO4 माइनस को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है और बनाएगा कि Mn2 प्लस Mn बराबर है दोनों तरफ। पहला स्टेप अपने आप होगा। दूसरा स्टेप में ऑक्सीजन 4 इधर कितना है 0, इधर 4s2 जोड़ दिया। थर्ड स्टेप एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने जा रहा है। एसिडिक मीडियम में जिधर जितना हाइड्रोजन कम उधर उतना H+, इधर 4 2 8 है, इधर 0 है, इधर 8H+ जोड़ दिया। अब हम चार्ज को बैलेंस करेंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में ही आएगा, क्योंकि रिडक्शन है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 1 नेगेटिव 8 पॉजिटिव यानी 7 पॉजिटिव है, और इधर कितना 2 पॉजिटिव, इधर 5 पॉजिटिव एक्स्ट्रा है, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। इसी तरीके से हम बाकी रिएक्शंस को भी कर सकते हैं। देखिए इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने MnO4 माइनस MnO2 बनाया है। इसको न्यूट्रल मीडियम बोला गया या स्लाइटली अल्कलाइन। तो क्या न्यूट्रल तो एसिडिक के इक्विवेलेंट होता है बैलेंसिंग का तरीका, और अगर अल्कलाइन बोला तो बेसिक मीडियम हो गया। हम इसको पहले स्लाइटली अल्कलाइन मान के इसको बैलेंस कर रहे हैं। यानी OH माइनस का प्रेजेंस में सबसे पहले उस एटम की बैलेंसिंग जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ, दैट इज मैग्नीज, और दोनों तरफ बराबर है, एक एक एटम है। फिर ऑक्सीजन एटम की बैलेंसिंग करनी है। इधर 4 ऑक्सीजन एटम है, इधर 2। राइट साइड में ऑक्सीजन एटम की कमी है, 2 ऑक्सीजन एटम की कमी है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देंगे। अब हाइड्रोजन की बैलेंसिंग हम अल्कलाइन मीडियम के अकॉर्डिंग करेंगे। तो जिधर जितना हाइड्रोजन एटम कम, हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइड, उधर उतना वाटर मॉलिक्यूल जोड़ेंगे, और अपोजिट साइड में उतना ही OH माइनस जोड़ेंगे। तो बताइए लेफ्ट में कितना हाइड्रोजन है 0, राइट में कितना है 2 2 4। तो इधर कितने हाइड्रोजन एटम की कमी हुई 4, तो हम यहां पर 4s2 जोड़ देंगे। और अगर इधर 4s2 जोड़ा तो उधर क्या जोड़ेंगे 4OH माइनस। अब हम बैलेंस करेंगे किसको, चार्ज को बैलेंस करने के लिए इधर -1 चार्ज है और इधर -4 चार्ज है, तो इधर 3 नेगेटिव चार्ज की कमी है, तो हम 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। लेकिन वाटर दोनों तरफ आ रहा है, इधर 4 वाटर, इधर 2 वाटर, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, और इधर 2 वाटर बच जाएगा। इसका मतलब बैलेंसिंग के बाद हमारे पास क्या हाथ लगेगा, इधर 2 वाटर और इधर 0 वाटर and 4OH minus. So finally it will be 2s2 then 4OH minus. अब ये बैलेंस इक्वेशन है किसमें, स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम। नाउ स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम, अल्कलाइन मीडियम, बात एक ही है। ये सबसे सिंपल मेथड है। क्या सिंप्लिसिटी है इसकी, देखिए वो एटम जिसका ऑक्सीजन नंबर चेंज हुआ वो बराबर है, ऑक्सीजन एटम भी दोनों तरफ बराबर है, हाइड्रोजन है ही नहीं, इसका मतलब बराबर है, यानी इसमें एटम की बैलेंसिंग की कोई जरूरत है ही नहीं। तो बैलेंसिंग किसकी करेंगे, चार्ज की। इधर -1 उधर -2, तो इधर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर लीजिए, हिस्सा खत्म। यहां पर हो जाएगा MnO4 माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन। इसको भी उसी रंग में रंग दे जो हमने एक्स्ट्रा चीजों के लिए लिखा है, इलेक्ट्रॉन। अब ये बैलेंसिंग को भी, अब देखिए इनसे मिलती जुलती कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें। ये हाफ रिएक्शन की बैलेंसिंग, ये मेथड है। इसमें सिर्फ एक पॉइंट नहीं लिखा जो कि लास्ट में आपको ऐड कर लेना है कि एटम की बैलेंसिंग का सीक्वेंस ये रखना है, और लास्ट में जिधर जितना नेगेटिव कम या जिधर जितना पॉजिटिव ज्यादा उतना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस इक्वेशन की पहचान क्या है, हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट और राइट में बराबर, नेट चार्ज लेफ्ट और राइट में बराबर। अगर मिल रहा है तो रिएक्शन बैलेंस्ड इक्वेशन। तो कुछ और बातें इसके बारे में करते हैं, थोड़ा सा इसको स्पेस देते हुए। ये हाफ रिएक्शन से, रिडक्शन रिएक्शन से खुद रिड्यूस हो रही है स्पीसीज, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे। किसको ऑक्सीडाइज करेंगे, क्या बनाएंगे,
वो तो हमको देखना ही है, लेकिन उसके पहले इनसे रिलेटेड कुछ और बातें कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वैलेंस फैक्टर, जो मोल और इक्विवेलेंट के टर्म्स को, उनके कंसेप्ट को कोरिलेट करता है। वैलेंस फैक्टर याद कीजिए, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व पर फार्मूला यूनिट। यहां पर डाइक्रोमेट का एक फार्मूला यूनिट और 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो वैलेंस फैक्टर 6 आएगा। यहां पर सब MnO4 माइनस ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व 5, वन फार्मूला यूनिट सब में है 3 और 1, तो वैलेंस फैक्टर अकॉर्डिंगली 5, 3, 1 हो जाएगा। तो अगर हम बात करें इक्विवेलेंट वेट की, इक्विवेलेंट वेट किसका होगा, इक्विवेलेंट वेट होगा जो स्पीसीज रिड्यूस हुआ है। तो यहां डाइक्रोमेट और यहां पर परमैग्नेट, यहां पर इक्विवेलेंट वेट आएगा m/6, यहां पर इक्विवेलेंट वेट आएगा m/5, यहां पर इक्विवेलेंट वेट आएगा m/3 और यहां पर इक्विवेलेंट वेट आएगा m/1, that is equal to m। ध्यान रखिएगा, यहां पर m क्या है, मोलर मास ऑफ K2Cr2O7 या डाइक्रोमेट आएगा, और इन तीनों में m क्या है, मोलर मास ऑफ KMnO4। मोलर मास ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट कितना होगा और मोलर मास ऑफ KMnO4 कितना होगा, ये आप अलग अलग एटम का अगर मास जानते हैं, उनको ऐड करके लिख सकते हैं। पोटेशियम 39 × 2, क्रोमियम 52 × 2 और ऑक्सीजन 16 × 7, सम कर दीजिए आपको मिल जाएगा। यहां पर KMnO4, पोटेशियम 39, मैग्नीज 55, ऑक्सीजन 16 × 4, इसको सम कर दीजिए आ जाएगा। तो ये वैल्यूज, इसको अगर आप सम करेंगे टोटल, तो ये वैल्यू आएगा 294 और ये वैल्यू जो आएगा तो 158 आएगा। तो मोलर मास अलग अलग है और इक्विवेलेंट वेट भी अलग अलग आ रहे हैं। KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट मीडियम टू मीडियम चेंज कर रहा है, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके सिवाय एक और खास बात इसमें ध्यान दीजिएगा, जो प्रॉब्लम ज्यादातर लोगों को आती है बैलेंसिंग की, वो एल्कलाइन मीडियम में बैलेंसिंग की प्रॉब्लम आती है। मान लीजिए बहुत बताने के बावजूद भी आपको एल्कलाइन मीडियम में बैलेंसिंग से डर लगता है कि गलत ना हो जाए, क्योंकि कई बार गलत कर चुके हैं, तो क्या करेंगे, आप एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग सीख लीजिए और हमेशा उसी को फॉलो कीजिए। जैसे हम इस रिएक्शन की बात करें, हमने बोला था न्यूट्रल या स्लाइटली एल्कलाइन, हमने स्लाइटली एल्कलाइन को मान के इसको बैलेंस किया। न्यूट्रल में करते तो वो एसिडिक के जैसा होता बैलेंसिंग, तो इसको अगर हम एसिडिक मीडियम में बैलेंस करते तो इक्वेशन क्या होता देखिए, हमको बैलेंस करना है MnO4 माइनस को MnO2 में चेंज कर। सबसे पहले उस एटम को बैलेंस करेंगे जिसका ऑक्सीजन नंबर चेंज हो रहा है, मैग्नीज दोनों तरफ बराबर है। फिर ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे वाटर ऐड करके, इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, तो इधर 2H2 जोड़ देंगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हमको बैलेंस करना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में क्या करते हैं, जिधर जितना हाइड्रोजन कम उधर उतना H+, प्रॉब्लम खत्म। तो 2 2 4 है, यहाँ पर 4H+ जोड़ देंगे। हमने इसको न्यूट्रल मीडियम में बैलेंस कर दिया। फिर हमको ये मालूम है कि हमको इसको एल्कलाइन मीडियम में बैलेंस करना था, लेकिन अभी हमने किसमें किया, न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम में। तो अगर आपने एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर दिया और आप उसकी बैलेंसिंग अब बेसिक मीडियम में दिखाना चाहते हैं, तो बस इतना कीजिए, जितना H+ आपको किसी भी तरफ नजर आ रहा है, एक ही तरफ नजर आएगा, दोनों तरफ है तो कैंसिल होना है। जितना H+ किसी भी एक तरफ नजर आ रहा है, उतना ही OH- दोनों तरफ जोड़ दीजिए, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन में कुछ भी अगर दोनों तरफ जोड़ते हैं तो बैलेंस ही रहेगा। तो यहाँ पर 4H+ है, तो 4OH- दोनों तरफ ऐड कर दीजिए। जब 4OH- दोनों तरफ ऐड करेंगे, ये हो जाएगा MnO4-, 4H+ के साथ 4OH- कंबाइन करके 4H2O बना देंगे।
क्या लिखिएगा 4H प्लस और आपने 4OH माइनस जोड़ दिया, ये मिला के बना लेगा क्या 4S2 एंड देन दिस विल बी MnO2 प्लस 2S2 और इधर 4OH माइनस जोड़ा है तो इधर भी 4OH माइनस जोड़ दिया। अब देखिए फाइनली ये 2S2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा। अब ये अल्कलाइन मीडियम का आपको बैलेंसिंग मिल गया, MnO4 माइनस 2S2 और चार्ज को बैलेंस करेंगे, यहाँ पर -1 है वहां पर -4, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। तो MnO4 माइनस 2S2 3 इलेक्ट्रॉन गिविंग MnO2 प्लस 4OH माइनस। तो आप ऐसा कर सकते हैं, सिर्फ एसिडिक मीडियम की बात सीखिए और अगर आपको बेसिक मीडियम बैलेंस करना है तो पहले एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग कंप्लीट कर लीजिए, फिर जितना H प्लस किसी भी तरफ नजर आ रहा है दोनों तरफ उतना ही OH माइनस ऐड कर दीजिए। H प्लस OH माइनस मिलकर वाटर बना लेते हैं, वाटर अगर दोनों तरफ है तो कैंसिल कर दीजिए बैलेंस करने के लिए। सो दिस इज द बैलेंसिंग of half reaction ion electron methods.